बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नॉवेल है ख्वाब कुछ और ये लिखा है बुशरा अहमद साहिबा ने। तो हम शुरू करते हैं अपना नॉवेल। सैयद मोइज हसन, ये वो नाम था जो पिछले एक हफ्ते से मुसलसल उसके कानों में पड़ रहा था। मोइज हसन की आदत, उसके मामूलात जिंदगी, उसकी दिलचस्पियां उसे हिफ्ज हो चुकी थी। वो खासी पुर यकीन थी कि वो अगर किसी से मोइज हसन के बारे में गुफ्तगू करे तो एक डेढ़ घंटे तक काफी रवानी से बोल सकती है, और सामने वाले बंदे को जरा सा भी शक नहीं गुजरेगा कि जिस हस्ती के मुतालिक मोहतरमा सारिया जफर गुफ्तगू फरमा रही हैं, उससे मिले हुए 8 साल का अरसा बीत गया है। लेकिन इसमें सारिया जफर का कोई कमाल नहीं था। कमाल इस घर के मकीनों का था, जहां वो गुज़श्ता एक हफ्ते से रिहाइश पजीर थी। ठीक एक हफ्ता पहले यूके से आने वाली परवाज में जब वो पाकिस्तान पहुंची थी, तो एयरपोर्ट पर उसे लेने कमोबेश उसके सारे कजिन्स आए हुए थे। उन सब से मिलते हुए और वापसी के रास्ते में गपशप करते हुए उसे मोइज की गैर मौजूदगी का कतई कोई एहसास नहीं हुआ था। वो तो जब एनी ने किसी बात में मोइज़ भाई का ज़िक्र किया, तो उसे भी यकदम याद आया। अरे हाँ, वो अपने मोइज़ भाई कहाँ हैं? फ़ोन पर तो तुम लोगों ने बताया था कि वो अमेरिका से लौट आए हैं, वो नहीं आए मुझे लेने? उसने बारी-बारी ड्राइविंग करते गाज़ी और फिर पिछली सीट पर बैठी सूबिया, एनी और फ़ायज़ा की तरफ देखा। नहीं यार, वो तो कल ही इस्लामाबाद गए हैं, 10-15 दिनों तक ही लौटेंगे। एनी ने जवाब दिया तो उसने भी सर हिला दिया कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिस पर मज़ीद इज़हार ख़याल किया जाए। लेकिन गुफ्तगू के दौरान चूँकि मोइस का ज़िक्र आ चुका था, इसलिए मुमकिन ना था कि बाकी लोग उसके ज़िक्र खैर में शरीक ना हों। गाज़ी ने विंडस्क्रीन से नज़र हटाकर अपने साथ वाली सीट पर बैठी सारिया को देखा और मुस्कुराया। डियर कज़िन, ये जो अपने मोइज़ भाई हैं ना, अगर घर पर होते भी तो हम सब की तरह मुरव्वत में आकर तुम्हें लेने एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं होते, बल्कि अपने किसी न किसी मनपसंद मशगले में मसरूफ़ होते। अमेरिका में गुज़ारे 8 बरस काफ़ी असरअंदाज़ हुए उन पर। गाज़ी ने कुछ ज़रूरी मालूमात तो उसे फ़ौरन ही फ़राहम कर दी। बिल्कुल ठीक कह रहा है गाजी। मोइज भाई कुछ ऐसे ही है। पिछली सीट से फायजा की आवाज आई। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है मोइज भाई, हम लोगों से कुछ मुख्तलिफ जरूर हैं, लेकिन अब इतने बेमुरव्वत भी नहीं। एनी को अपने भाई का इस अंदाज से जिक्र कुछ पसंद नहीं आया था, इसलिए फौरन ही बोल उठी। ऐसी बातें तो फिर लगा रही हो शर्त? गाजी शर्तें लगाने का बहुत शौकीन था। कैसी शर्त? एनी बिदकी। सारिया यार, एक बात तो बताओ, तुम्हारी वापसी कब तक है? एनी के बात का जवाब देने के बजाय गाजी ने इस दफा सारिया से दरियाफ्त किया। हैं, ये क्या बात कर रहे हो? अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंची और तुम्हें मेरी वापसी की पड़ गई। सारिया ने आंखें दिखाई। अरे तुम बताओ तो। गाजी बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। शायद 2 माह बाद, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। तो फिर ठीक है, अगर 2 माह बाद वापसी के सफर में मोइज भाई तुम्हें सी ऑफ करने वालों में शामिल हुए, तो मैं एनी को 1,000 रुपए दूंगा, और अगर ना हुए तो एनी मुझे देगी। ठीक है ना एनी? गाजी ने रुए सुखन एनी की जानिब किया। एनी को शर्तें लगाने में, और वो भी गाजी के साथ शर्तें लगाने में, अक्सर हार का सामना करना पड़ता था। कुछ अपने भाई की आदत का अंदाजा था, और कुछ अपनी मौजूदा माली हालत को ज़हन में रखते हुए वो इनकार करना चाह रही थी। लेकिन उसके कुछ कहने से पेशतरी सूबिया और फायजा कबूल है का नारा बुलंद कर चुकी थी। एनी ने घूर कर दोनों को देखा। जानती थी कि दोनों अपने मतलब के लिए पुरजोश हो रही हैं। शर्त जो भी जीते, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अलबत्ता जीतने वाले की जेब ढीली करवाकर दावत उन्होंने ही उड़ानी होती है। ये कोई नई बात नहीं थी, हमेशा ही ऐसा होता आया था। शर्तें लगती थी गाज़ी और एनी के दरमियान। फ़ायदा सूबिया, फ़ायज़ा और तलहा उठाते थे। तलहा बेचारा आज उन लोगों से अलग-थलग दूसरी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसमें सारिया के ढेरों-ढेर सामान के अलावा दोनों चच्चियाँ भी मौजूद थी। दादी और दोनों चच्चा अलबत्ता घर पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बदले, सारिया हँसी। हाँ, गाज़ी की बिल्कुल वही आदत है, शर्तें लगाने की, और शामत आज भी हमेशा की तरह ऐनी की आई है। कुछ नहीं बदला, लगता है 2 साल दरमियान में आए ही नहीं। लेकिन मुइज़ भाई के मुतालिक जो बातें तुम लोग कर रहे हो, इससे लगता है वो काफ़ी बदल गए हैं। वो कदरे रुख मोड़कर उसने पिछली सीट की तरफ देखा। तुम्हें उनसे मिले हुए भी काफ़ी अरसा हो गया है ना? हम लोग से तो हर 2 साल के बाद मुलाकात हो जाती है, लेकिन मुइज़ भाई से तो तुम गालिबन 7-8 सालों से नहीं मिली। सुबिया ने वज़ाहत की। शायद वो ठीक ही कह रही थी। सारिया तो बाकायदगी से हर 2 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाती थी। लेकिन मोइज़ पहले तालीम और फिर जॉब की वजह से अमेरिका में मुक़ीम था। अपनी अम्मी और दादी के पुरज़ोर इसरार पर उसकी वापसी इसी साल हुई थी। घर आने तक वो गैर इरादी तौर पर मोइज़ के बारे में ही सोचती रही। काफ़ी तजस्सुस हो रहा था उसे देखने का, और फिर तो हर गुज़रते दिन के साथ ये तजस्सुस बढ़ता ही गया। दादी की ज़बान पर सिर्फ़ मोइज़ का ज़िक्र रहता था। बड़े चचा का तो वो बेटा था ही, छोटे चचा भी उनके साथ उसकी माला जपते रहते थे। दोनों चच्चियाँ थीं, वो उस पर फ़रेफ़ता। पसंद करने की वजूहात अलबत्ता सबकी अलग थी। दादी बेचारी पुराने ज़माने की सीधी-सादी खातून,
उन्हें उसकी दीगर खसूसियात का तो इल्म नहीं था, लेकिन वो बातें बरमला कहती थी। एक तो मोइस की शक्ल अपने मरहूम दादा पर गई है, वही खड़े नैन नक्श, वही लंबा चौड़ा सरापा, उन्हीं की तरह की खूबसूरत पेशानी। बकौल तलहा, मोइस भाई के पर्दे में दादी सारा दिन दादा जान की तारीफें करती हैं। दूसरी बात जो दादी को उसकी पसंद थी, वो थी हद दर्जा फर्मा बरदारी। गाजी से तो अल्लाह बचाए हर बात पर जिरह करता है, लेकिन मोइस को मैं जो कहूँ फौरन मान लेता है। शायद ये आदत भी दादा जान पर ही गई है। गाजी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता। बहरहाल ये तो दादी का किस्सा था। दोनों चचा उसकी बिजनेस में दिलचस्पी और जिम्मेदारी को सराहते थे। बिजनेस को तरक्की देने में अपनी डिग्री का भरपूर इस्तेमाल कर रहा था वो। एनी, सूबिया और फायजा उसकी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी से इम्प्रेस थी। दोनों चचियों को वो बस अच्छा लगता था। क्यों लगता था, उसका अंदाजा ताहाल सारिया न कर सकी थी। गाजी के मुतालिक उसकी राय ये थी कि वो मोइस को माफूकुल फितरत शय से ताबीर करने में दिलचस्पी रखता है, और वो खुद अभी तक फैसला न कर पाई थी कि मोइस के बारे में क्या राय कायम करे। उसकी आमद के अगले ही रोज जब एनी ढेर सारे एल्बम उठाकर उसके पास चली आई, तो वो मोइस की अमेरिका में उतरवाई गई तस्वीरें देखकर 8 साल पुराने मोइस का आज के मोइस से मुआवजा करने लगी। पहले का लंबा और दुबला-पतला मोइज़ अब काफ़ी ज़्यादा पुरकशिश पर्सनैलिटी का मालिक बन गया था। काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं मोइज़ भाई, सारिया ने न सिर्फ सोचा बल्कि बआवाज़ बुलंद इज़हार भी कर दिया, जिससे ऐनी खुश हो गई और इसी खुशी में अगले 1 घंटे तक अपने प्यारे भाई की शख्सियत पर कुछ और रोशनी डाल दी। सारिया महज़ सर हिलाती रही। वो तो शुक्र हो कि सूबिया ऐनी को बुलाने आ गई, उसकी किसी दोस्त का फ़ोन आया था। सारिया ने जल्दी से सारे एल्बम समेट कर रख दिए कि अब सूबिया ऐनी की जगह ना सँभाल ले। लेकिन सूबिया उसे भी बाहर लॉन में बुला रही थी, जहाँ शाम की चाय का इंतजाम हो चुका था। सो वो सूबिया के हमराही बाहर निकल आई। बड़े खुशगवार मूड में चाय पी जा रही थी कि गेट पर जोरदार किस्म की बेल हुई। तलहा फौरन गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट खुलते ही उसका मुंह लटक गया। शायद रबिया आई है। फायजा भी फिक्रमंद हो गई। ये रबिया कौन है? सारिया को इश्तियाक हुआ। जानने वालों में ये नाम आज तक ना सुना था। ये जो कुछ भी है, थोड़ी देर में तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा। फायजा ने सरगोशी की। तलहा के साथ वाकई एक दुबली-पतली लंबी सी लड़की चली आ रही थी। सब उसी की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। आने वाली लड़की सरसरी से अंदाज में सबसे मिल रही थी। सलाम दुआ के फौरन बाद उसने मोइस के बारे में दरियाफ्त किया, और जब उसकी गैर मौजूदगी का पता चला तो वाक़ईतन उसका मुंह लटक गया। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। उसने हाज़रीन पर नज़र डाली, जो सब पर से गुजरती सारिया पर आकर रुक गई। बैठो बेटा, चाय पी लो। चची गालिबन रस्म निभा रही थी। ये कौन है? उसने चची की ऑफर को नज़रअंदाज करते हुए सारिया की तरफ इशारा किया। ये सारिया है, मेरे देवर की बेटी। लंदन से आई है, चची ने ही जवाब दिया। ओके, मैं चलती हूँ। रबिया ने मज़ीद कोई तबसरा नहीं किया और जिस तरह आई थी उसी तरह वापसी के लिए चल दी। सारिया को बहुत अजीब महसूस हुआ। बंदा रस्मन ही किसी दूसरे से मिलकर खुशी का इज़हार कर देता है, लेकिन उसने तो कोई ख़ास रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था। उसके जाने के बाद सबने ही गहरी साँस ली थी। शुक्र है जल्दी चली गई। मोइज़ भाई होते तो वो घंटे से पहले ना जाती। तला बाकायदा हाथ उठाकर शुक्र अदा कर रहा था। ये थी कौन? सारिया ने एक बार फिर पूछा। ये मोइज़ भाई की ख़ास मदाह है। हर हफ्ते उनके पास आती हैं, बहसो-मुबाहिसा करती हैं, दिमाग कुछ-कुछ मोइज़ भाई की तरह का ही पाया है, यानी इंटेलेक्चुअल हैं। वैसे तो अब्बू के दोस्त की बेटी हैं, लेकिन इनके वालिद बुजुर्गवार इतना हमारे यहाँ नहीं आते जितनी बेटी साहिबा एनी ने तफसील बताई थी। ये तो कुछ रूड सी थी। सारिया को अभी भी उसका स्टाइल हज़म नहीं हुआ था। कुछ नहीं, काफ़ी रूड है। समझती हैं उनके मुकाबले में किसी दूसरे के पास इल्म की खासी कमी है। लिहाज़ा जब उन्हें मौका मिले फ़ौरन उसकी कमी को पूरा करने के लिए शुरू हो जाती हैं। जितनी मालूमात इल्म-ओ-अदब के खजाने से निकाल कर उसे दे सकें दे देती हैं, बाकी आइंदा के लिए उधार रखती हैं और जिस तरह आती हैं उसी तरह वापस चली जाती हैं। फ़ायज़ा भी अच्छी खासी जली बैठी थी, तो फिर मोइज़ भाई के पास क्यों आती है? उनको भी इल्म-ओ-अदब से सरफ़राज़ करने? सारिया ने हँसते हुए पूछा। नहीं, ख़ैर मोइज़ भाई से तो ये खुद भी इम्प्रेस है। हम सबका तो मुश्तरका ख़्याल है कि ये मोइज़ भाई में इंटरेस्टेड है। काफ़ी बिछ-बिछ जाती है उनके आगे। सूबिया भी बोली। ये सब गुफ्तगू ज़रा धीमी आवाज़ में हो रही थी, ताकि कुछ फ़ासले पर बैठी दादी और दोनों चच्ची ना सुन लें। ये मोइज़ भाई में इंटरेस्टेड है तो मोइज़ भाई भी होंगे, सारिया ने एक बार फिर दरियाफ्त किया। पता नहीं यार, इसी बात का तो हमें पता नहीं चल रहा। बज़ाहिर तो मोइज़ भाई के रद्द-ए-अमल से ऐसा कुछ नहीं लगता। वो तो सादा से अंदाज में ही बात करते हैं, लेकिन हमें खदशा है कि अगर उनकी आमद इसी तरह जारी रही तो मोइज़ भाई भी इनके काबू में आ जाएँगे। जब भी अम्मी उन्हें शादी का कहती हैं, मोइज़ भाई फ़ौरन कहते हैं, अभी मुझे मतलब की कोई लड़की ही नज़र नहीं आई। अब डर ये है कि मतलब की लड़की तलाश करते-करते नज़रें इन्हीं मोहतरमा पर ना आ टिके। ऐनी खासी गमगीन हो रही थी। तो तुम लोग यूँ हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? किस तरह उनकी आमद बंद करवाओ? सारिया ने समझाने की कोशिश की। हम तो खैर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अव्वल तो ये हमें लिफ्ट ही नहीं करवाती। अगर कभी बातचीत का मौका मिल भी जाए तो हमें बोलने का मौका ही नहीं देती। खुद ही बोले चली जाती हैं। लेकिन गाज़ी को मौका मिले तो वो
पंगेबाजी कर लेता है, वो भी जब कभी उनकी आमद मोइज़ भाई की गैर मौजूदगी में हो जाए, लेकिन ज़्यादा कामयाबी उसे भी नहीं होती। सूबिया अभी गाज़ी का ज़िक्र कर ही रही थी कि वो नमूदार हो गया और आते ही उन सबको तैयार होने का हुक्म सादिर कर दिया। जल्दी करो भाई, घूमने-फिरने चल रहे हैं, तैयार हो जाओ। लेकिन प्लीज़ तैयार होने में ज़्यादा देर ना लगाना और अम्मी आप आज खाना मत बनाइएगा, हम बाहर से ही खा कर आएँगे। उसने पहले उनकी तरफ और फिर अम्मी की तरफ देखकर बात मुकम्मल की। वो यूँ ही अफ़रा-तफ़री में प्रोग्राम सेट किया करता था। अभी ये सब लोग अपना दुखड़ा भूलकर उठ खड़े हुए। थोड़ी ही देर में सब लोग बाहर जाने के लिए निकल रहे थे। हस्ब तवक्को उनकी वापसी रात गए हुई थी। घर आते ही ये सब लोग बिस्तरों में घुसे तो अगले दिन 11 बजे से पहले नहीं उठे थे। शब-ओ-रोज़ यूँ ही गुज़र रहे थे। दिन भर दादी से लाड उठवाना, आपस में गप्पबाज़ी करना और रात को एक बार फिर सैर-सपाटा। लेकिन इस तमाम अरसे में सारिया ने अपने दिमाग की बैटरी मुसलसल चालू रखी थी और उन लोगों का वाहिद मसला रबिया खावर का हल ढूँढने की पुरख़ुलूस कोशिश थी। एक प्लान ज़हन में आया तो था लेकिन अभी सबको इसके बारे में बताकर राय लेने का मरहला बाकी था। एक रात घूम फिर कर घर वापस आते हुए उसने अपने प्लान का खाका उन लोगों के सामने रखा। गाज़ी तो सुनकर भड़क उठा। तलाक के नज़दीक कामयाबी और नाकामी के चांसेस 50-50 थे। तीनों लड़कियां अलबत्ता कुछ डर रही थीं, लेकिन गाज़ी ने तसल्ली दी। तुम लोग बिल्कुल फ़िक्र न करो उस्ताद, मैं हूँगा और शागिर्द सारिया। फिर देखना दोनों उस्ताद शागिर्द मिलकर क्या करते हैं। वो पुरजोश हो गया था। उनका ख़्याल था कि मोइज़ के लौटने तक अपने प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी तैयारी कर लेंगे। लेकिन उस रात जब वो घर वापस आए तो पता चला मोइज़ की वापसी हो चुकी है। वो चूँकि सोने के लिए जा चुका था, इसलिए सारिया से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। अगली सुबह ये मरहला भी अंजाम पा गया जब सारिया मुँह हाथ धोकर बालों में ब्रश करके सूबिया के हमरा लाउंज में दाखिल हुई। दोनों चचा ऑफ़िस जा चुके थे, चचियाँ किचन में थी, दादी अपने कमरे में, जबकि मोइज़ हसन वहीं लाउंज में तशरीफ़ फरमा थे। क्यूमिन कलर का कॉटन का सूट पहने निखरा-निखरा सा वहीं सोफ़े पर बैठा अख़बार पढ़ रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि उसके अपनी तरफ मुतवज्जा होने का इंतज़ार करे या खुद ही सलाम में पहल कर दे। चूँकि रिस्पॉन्स का अंदाज़ा नहीं था इसलिए हिचकिचाहट का शिकार हो रही थी। मोइज़ ने अचानक ही नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा था। मौका गनीमत जानते हुए सारिया ने फ़ौरन सलाम कर डाला। मोइज़ की जो पर्सनैलिटी गाज़ी ने उसके सामने बयान की थी उसके हिसाब से तो ये सारिया का ख़्याल था कि वो रफ़-टफ़ से स्टाइल वाला थोड़ा-सा अकड़ू होगा और रस्मी सा हाल-अहवाल दरियाफ़्त करने के बाद अख़बार में दोबारा से गुम हो जाएगा। लेकिन तवक्को के बरअक्स उसको देखते हुए निहायत खुशगवार अंदाज में सलाम का जवाब दिया और अखबार एक तरफ रख कर खुद मुकम्मल तौर पर सारिया की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो सामने वाले सोफे पर बैठ चुकी थी। इस पहली मुलाकात में मोइज़ ने उससे तवील गुफ्तगू की थी, जिसमें उसके मम्मा-पापा की खैरियत, इंग्लैंड की आबो-हवा, उसकी सरगर्मियों के अलावा इंग्लैंड के सियासी मौसम का अहवाल भी शामिल था। बाकी सब बातों का तो सारिया ने भी मुफ़स्सल जवाब दिया था, लेकिन आखिरी पॉइंट पर उसकी मालूमात कुछ अधूरी-सी थी। लेकिन अपनी लाइल्मी का खुल्लम-खुल्ला इज़हार करना भी अपने मुस्तक़बिल के प्लान को फ़ेल करने के मुतरादिफ था। सो मुख्तसरन बता दिया कि मादरे मल्का इंतकाल कर चुकी है, लेकिन मल्का एलिज़ाबेथ ताहाल ज़िंदा है, जिसकी वजह से शहज़ादा चार्ल्स बादशाहत के इंतज़ार में बुढ़ापे की तरफ माइल है। शहज़ादा विलियम अपने बाप के नक्श-ए-कदम पर चलते हुए काफ़ी पर पुर्ज़े निकाल चुका है और स्कैंडल्स की ज़द में रहता है। टोनी ब्लेयर बदस्तूर वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे पर फ़ाइज़ हैं और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे ही रिहाइश पज़ीर है। अभी वो कुछ और बोलती कि फ़ायज़ा उसे नाश्ते के लिए बुलाने आ गई। उसने शुक्र किया कि वो बिल्कुल ठीक वक़्त पर आई है, क्योंकि आगे उसकी मालूमात बस थोड़ी-सी ही और थीं। इज़्ज़त-ए-सादात बच गई थी, लिहाज़ा उसी बात की खुशी मनाने वो फ़ायज़ा के साथ ही चल दी। नाश्ते से फ़राग़त पाते ही वो अपने कमरे में चली आई, जहाँ गाज़ी पहले ही उसका मुंतज़िर था। "ये तुम मोइज़ भाई के सामने क्या बकवास फ़रमा रही थी?" उसके कमरे में दाखिल होते ही गाज़ी ने अबरू चढ़ाकर उससे दरियाफ़्त किया। शायद सूबिया रिपोर्टिंग कर चुकी थी। "मैंने भला क्या बकवास करनी है?" मोइज़ भाई जो कुछ पूछ रहे थे उसका जवाब दे रही थी। बुरा माने बगैर वो गाज़ी के बिलमुकाबिल बैठ गई। "मोहतरमा, अच्छा भला प्लान ख़राब करने के दर पे थीं आप। उसमें कहीं से भी आपकी इल्मियत नहीं झलक रही थी। वो तो शुक्र हुआ सामने सिर्फ़ मोइज़ भाई थे। अगर रबिया होती तो तुमने तो हमें अच्छा ख़ासा शर्मिंदा करवा देना था।" गाज़ी उसे झाड़ रहा था। "अच्छा फिर बताओ रबिया के सामने कैसी बातें करूँ?" उसने मासूमियत से पूछा। प्लान अगरचे उसी का था, लेकिन सारी बारीकियां गाजी समझा रहा था। उस दिन जब गाजी उसके पास से उठा तो उसके काफी से ज्यादा ट्रेनिंग कर चुका था, लेकिन फिर भी परेशान था कि कहीं ये लड़की बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे। अब रोजाना यही होता था, गाजी उसे वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मुख्तलिफ टिप्स बताता रहता था और वो अच्छे शागिर्द की तरह बगैर छू-चरा किए उसकी हर बात मानती थी। मोइज़ भाई से उस दिन के बाद ऐसी कोई बातचीत दोबारा नहीं हुई थी और रबिया खावर की अभी तक दोबारा तशरीफ आवरी नहीं हुई थी और ये पहली मर्तबा हुआ था कि सब उसके बेचैनी से मुंतज़िर थे। एक दिन शाम को सारिया, एनी, फ़ायज़ा और सूबिया बड़े खुशगवार मूड में गप्पे लगा रहे थे कि तला भागता हुआ आया, "सारिया तैयार हो जाओ, रबिया आने वाली है।"
उसने कमरे में दाखिल होते ही सारिया को खबरदार किया। क्यों, तुम्हें क्या इल्हाम हुआ है कि वो आने वाली है? एनी को इतने मजे की गुफ्तगू में तलहा की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मुझे कैसे इल्हाम होना है? तलहा झुंझलाया। वो अभी थोड़ी देर पहले मोइज भाई के लिए उसका फोन आया था। मैं वहीं था। मोइज भाई की एकतरफा गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया है कि वो किसी पेंटिंग एग्जीबिशन से सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। तलहा ने तफसील बताई। गाजी कहाँ है? सारिया को सबसे पहले गाजी ही याद आया था। वो सो रहा है, मैं उसे उठा कर आता हूँ। तलहा जैसे आया था वैसे ही चला गया। थोड़ी ही देर बाद गाजी भी आंखें मसलता उनके दरमियान मौजूद था। उन लोगों की फुर्तियों से अंदाजा हो रहा था कि वो रबिया से किस हद तक खाइफ हैं। सबसे पहला काम तो गाजी ने ये किया कि मोइज की स्टडी में घुसकर मुसव्विरी पर एक मोटी सी बुक निकाल कर लाया जो किसी इंग्लिश राइटर की लिखी हुई थी। रबिया चूंकि पेंटिंग एग्जीबिशन से आ रही थी इसलिए कभी इम्कान इस बात का था कि आज बातचीत का आगाज फन मुसव्विरे से ही होगा। सारिया जल्दी जल्दी तैयार हो गई। एनी का ख्याल था कि रबिया चूंकि अपनी ड्रेसिंग पर कोई खास तवज्जो नहीं देती इसलिए उसे चाहिए अच्छी तरह ड्रेसअप हो ताकि जाहिरी तौर पर भी उसके मुकाबले में अच्छी लगे। सो सबके मशवरों पर अमल करती थोड़ी देर के बाद वो लॉन में बैठी थी। हाथ में वही बुक थी जो गाजी मोइज की स्टडी से निकाल कर लाया था। उसको हाथ में पकड़ कर ही ना बैठी रहना, रबिया के आने से पहले थोड़ा बहुत खोल कर भी देख ले लो। ये नसीहत तलहा ने की थी। उसने वाकई उस नसीहत को मान भी लिया और दरमियान में से किताब खोल कर बैठ गई। सुबिया ने चाय का कप उसके सामने लाकर रख दिया था। अभी वो लोग उसको मजीद हिदायत देते लेकिन घर के अंदरूनी हिस्से से मोइज निकल कर आ रहा था। सो वो सब वहीं से तितर बितर हो गए। गाजी पैंट की जेबों में हाथ डालकर सीटी बजाता बाहर की तरफ निकल गया। तलहा और सूबिया जरा सा हटकर क्यारी में लगे एक नहीफो नजार मुरझाए हुए पौधे पर यूं झुक गए जैसे उसकी नातवानी का सबब मालूम कर रहे हो। फायजा और एनी अंदर की तरफ चल दिए। क्या हो रहा है? मोइज सारिया के पास आकर रुका था। सारिया ने उसकी आवाज पर चौंकने की भरपूर एक्टिंग की। ओ, आप हैं? बैठे मोइज भाई। उसने फौरन उन्हें बैठने की ऑफर की। क्या पढ़ रही हो? मोइज ने उसके सामने बैठते हुए उसके हाथ में मौजूद किताब को देखा। मैं ये बुक लाई थी आपकी स्टडी से, उसको पढ़ उसी को पढ़ रही हूँ। कौन सी है? अच्छा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, वेरी गुड। यानी तुम्हें दिलचस्पी है आर्ट से? मोइज ने किताब उसके हाथ से लेकर देखी फिर बहुत दिलचस्पी से सारिया से पूछा। सिर्फ दिलचस्पी? मोइज भाई मैं तो इस मामले में बहुत क्रेजी हूँ। मैं तो एज़ अ सब्जेक्ट भी फाइन आर्ट्स रखना चाह रही थी, लेकिन मम्मा के इसरार पर साइंस रखनी पड़ी। उसने मज़लूम शक्ल बनाई। वैसे पापा के पास भी काफ़ी बुक्स हैं। आपकी स्टडी से तो बड़ी स्टडी बना रखी है उन्होंने, लेकिन आर्ट पर जितनी बुक्स हैं, वो मैं ही इकट्ठा करती हूँ। पापा को तो लिटरेचर से दिलचस्पी है। वो बड़े एतमाद से मुबालगा आराई कर रही थी। ये बुक कैसी लगी है तुम्हें? किताब उसके वापस करते हुए मोइज़ ने उसकी राय लेना चाही। हाँ, अच्छी है, लेकिन मोइज़ भाई आपके पास काफ़ी आउटडेटेड बुक्स हैं। कोई लेटेस्ट बुक नहीं है? उसने कुछ झिझकते हुए कहा। मोइज़ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा लेकिन अभी कुछ बोल नहीं पाया था कि गेट के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। वो उठ खड़ा हुआ। सारिया मज़ीद तैयार होकर बैठ गई। आने वाली रबिया ही थी, यानी तलहा की इत्तला दुरुस्त थी। मोइज़ उसको लेकर सीधा सारिया की तरफ ही आ रहा था। करीब आने पर रबिया ने पिछली बार की तरह सारिया से रस्मी सी सलाम दुआ की और कुर्सी सँभालते ही पूरी की पूरी मोइज़ की तरफ घूम गई। उफ़ मोइज़, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन थी। ग्रेट, सारे के सारे यंग आर्टिस्ट थे लेकिन फिर भी ज़बरदस्त काम था। रबिया शुरू हो गई थी। अब उसे चुप करवाना सारिया का काम था। उसने थोड़ा-सा रुख मोड़कर पिछली जानिब किचन की खिड़की की तरफ नज़र की जहाँ फ़ायज़ा, एनी, सूबिया और तलहा चारों ही ताका-झाकी कर रहे थे। गोया उसकी भरपूर मॉनिटरिंग हो रही थी। रबिया, तुम इनसे मिली हो? ये सारिया है मेरी कज़न। इनको भी आर्ट में काफ़ी दिलचस्पी है। मोइज़ को ही तारुफ का ख्याल आया था। उसकी इस बात पर रबिया ने ज़रा गौर से सारिया को देखा। अच्छा, रबिया को हैरत हुई। फिर तो आपको लेकर जाना चाहिए था कि आज की एग्ज़िबिशन में। बज़ाहिर तो उसने मुस्कुराकर कहा था लेकिन सारिया को उसकी ये मुस्कुराहट सरासर मसनूई महसूस हुई। हाँ, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं भी मोइज़ के साथ लाज़िमन जाती, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। उसने यूँ कहा जैसे मोइज़ तो फ़ौरन ही उसे ले जाता। बहरहाल जो भी था मोइज़ पर हक़ उसने ज़रूर जता दिया था। जिसे मोइज़ ने महसूस किया हो या नहीं, रबिया ने ज़रूर महसूस कर लिया। आपको कौन-सा आर्टिस्ट पसंद है? रबिया असली मूड में लौट आई, यानी इम्तिहान शुरू हो चुका था। कोई एक नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद है। सारिया ने डिप्लोमेटिक जवाब से काम चलाना चाहा। फिर भी कोई एक तो होता है जिसका काम देखते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे मुझे विलियम डी कूनिंग पसंद है। मोइज़ वैन गॉग को पसंद करता है। रबिया ने अपने साथ-साथ मोइज़ की पसंद से भी सारिया को आगाह करके चंद लम्हे पहले का बदला चुकाया तो सारिया जल कर रह गई। मुझे कोई एक आर्टिस्ट नहीं पसंद, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तस्वीरें पसंद है। जैसे रोल ड्यूफी की ऑर्केस्ट्रा विद सिंगर है, मोने की वाटर लिलीज़ है। इसी तरह और भी कई नाम हैं। काफ़ी देर से हाथ में पकड़ी किताब ही मौके पर काम आई थी। अब रोल ड्यूफी कौन है और मोने की वाटर लिलीज़
क्या बला है, ये उसके फरिश्तों को भी नहीं पता था। कुछ देर पहले सफ़ात पलटते हुए इन्हीं दोनों पेंटिंग्स पर एक मज़मून नज़र से गुज़रा था, जिसमें से उसने फ़ौरन नाम याद कर लिए थे। इससे ज़्यादा उसके बस की बात नहीं थी। रबिया एक लम्हे को चुप हुई थी। मोइज़ भी हैरानी से उसे देख रहा था। रबिया ने कुछ देर तक सारिया से मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। वो और मोइज़ अब पाकिस्तान में आर्ट गैलरीज़ की हालत-ए-ज़ार पर गुफ्तगू करना शुरू हो चुके थे। कोई हाल नहीं है हमारे मुल्क में आर्ट गैलरीज़ का। रबिया तअस्सुफ़ से गर्दन हिला रही थी। तुम्हें पता है मोइज़, जब मैं अमेरिका गई थी तो मेरी फ्रेंड मुझे शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट दिखाने ले गई थी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। एक से एक शाहकार है वहाँ पर। रबिया मोइज़ को बता रही थी। हाँ, वाक़ई तमाम मशहूर मुसव्विरों के मास्टरपीसेस रखे गए हैं वहाँ। देखकर मज़ा आता है। मैं तो अक्सर जाता था। मोइज़ भी तायद कर रहा था, जिससे रबिया एकदम खिल सी गई। बस अब तो एक शौक है पेरिस की द लूव्र देखने का। रबिया ने हसरत भरे लहजे में कहा। तो सारिया को मौका मिल गया। आप आज तक फ्रांस नहीं गईं? उसने एहतियातन दरियाफ्त किया। नहीं, रबिया को ये जवाब देते हुए थोड़ी शर्मिंदगी हुई थी। जाइएगा भी नहीं, सारिया ने इत्मीनान भरे लहजे में इब्तिदा की। क्यों? रबिया को हैरत हुई थी। ऐसे ही, बस नाम ही नाम है। मुझे तो लंदन की आर्ट गैलरी के मुकाबले में फ़ुज़ूल सी ही लगी थी। ज़िंदगी में उसने कभी फ्रांस में कदम भी नहीं रखा था, लेकिन बुराई बड़े धड़ल्ले से कर रही थी, जो सरासर झूठ पर मबनी थी। ये क्या कह रही हो? रबिया ने आंखें फैलाईं। लंदन की नेशनल आर्ट गैलरी के मुकाबले में तो बहुत नादिर तस्वीर हैं वहाँ। रबिया की मालूमात अब ऐसी भी कम नहीं थी। सारिया सिर्फ एक लम्हे को सटपटाई, फिर फौरन ही संभल गई। मैं नेशनल आर्ट गैलरी की नहीं, रॉयल आर्ट गैलरी की बात कर रही हूँ। सारिया ने ऐसी आर्ट गैलरी का हवाला दिया जो उसके जरखेज जहन की पैदावार थी और जिसके वजूद का बेचारे अहले इंग्लिस्तान को इल्म भी नहीं था। अभी कुछ अरसे पहले ही उसका इफ्तिताह हुआ है, लेकिन इस कलील मुद्दत में ही उसने आर्ट के मदाओं को अपनी तरफ खींच लिया है। झूठ में रवानी आती जा रही थी। आज मोइस सिर्फ खामोश सामे था, जो कभी रबिया को सुन रहा था, कभी सारिया को। सारिया ने एक लम्हे को उसके होठों में मुस्कुराहट उभरती देखी थी, जो फौरन ही मालूम हो गई। सारिया थोड़ा घबराई, कहीं उनको मेरी गप्पों का अंदाजा तो नहीं हो गया। उसने सोचा, उनको क्या पता, ये कभी इंग्लैंड गए ही नहीं। उसने अपने आप को तसल्ली दी थी। कुछ देर खामोशी छाई रही, जिसे सूबिया ने आकर तोड़ा। सारिया, तुम्हें दादी बुला रही है। उसने जबान के साथ साथ आंखों से भी पैगाम दिया था, जिसे समझते हुए सारिया फौरन उठ खड़ी हुई। अंदर पहुंची तो सबने उसे हाथों हाथ लिया। गुड परफॉर्मेंस। तला ने पानी का ग्लास उसे पकड़ाते हुए तारीफ की। तुमने बिल्कुल ठीक वक्त पर मुझे अंदर बुला लिया। अब मजीद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। पानी का घूंट भरकर उसने उन सब का शुक्रिया अदा किया। वो सब एक बार फिर किचन की खिड़की में आ खड़े हुए। 10-15 मिनट तक रबिया और बैठी थी, फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसके जाते ही गाजी भी घर वापस चला आया। ये सारा टाइम उसने सड़क पर टहलते गुजारा था। सारिया को एक बार फिर सारी गुफ्तगू उसके सामने दोहरानी पड़ी। अगले कुछ दिनों तक ये लोग दोबारा से अपनी पुरानी रूटीन पर लौट आए। अब उन लोगों को ये फिक्र थी कि रबिया किसी दिन अचानक नाजिल ना हो जाए। अगली दफा तुम किस मौजू पर बात करोगी? इस दफा तो सारा मामला अल्लाह मियां ने खुद ही सेट करवा दिया था। एनी बोली। सबसे ज्यादा फिक्र उसी को थी, जो रबिया को किसी तौर पर भी अपनी इकलौती भाभी के रूप में नहीं देख सकती थी। तुम फिक्र ना करो, अगली बार मौजू हम खुद चुनेंगे। गाजी ने उसे तसल्ली दी, और कुदरत वाकई उन लोगों का साथ दे रही थी। अगली बार भी रबिया ने आने से पहले फोन कर दिया। मोइज अपने कमरे में था। फोन फायजा ने रिसीव किया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बाकी लोगों को बताने आ गई। गाजी फुर्ती से गया और एक और किताब स्टडी से निकाल कर सारिया को थमा दी। इस बार सारिया में निस्बतन ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। उसने किताब देखी। इंग्लिश लिटरेचर का इंतखाब गाजी ने इसलिए किया था क्योंकि उर्दू अदब में सारिया जफर को अपना कमाल दिखाने का मौका नहीं मिल सकता था, जबकि इंग्लिश लिटरेचर में वाफिर मौके मौजूद थे। वो किताब लेकर लॉन में चली आई, जहां दादी और दोनों चचियों समेत सभी मौजूद थे। सूबिया और रैनी चाय का इंतजाम कर रही थी। मोइज अभी कमरे में ही था, लेकिन सारिया को पता था कि शाम को चाय पीने सब लोग लॉन में ही बैठे थे हैं। किसी दिन दोनों चचा अगर इस वक्त तक आ जाए तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाते। किताब पढ़ते पढ़ते कनखियों से वो घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ देख रही थी, जहां से मोइज को बरामद होना था। जैसे ही वो नजर आया, वो कुछ और किताब में मुनहमिक हो गई। क्या पढ़ा जा रहा है? वो उसके करीब ही आकर बैठा था। हाँ, वो कुछ चौंकी। क्या कह रहे थे आप? फ़न अदाकारी में पुख्तगी आती जा रही थी। क्या पढ़ रही हो? मोइज़ ने सवाल एक बार फिर दोहराया। कुछ ख़ास नहीं, बस ऐसे ही लिटरेचर ये बुक देख रही थी। उसने किताब की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। वेरी गुड, तुम तो कमाल की लड़की हो। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि तुम्हें इन चीज़ों में इतनी दिलचस्पी है। मोइज़ ने सराहा। इसमें तो सारा कमाल पापा का है। किताब बंद करते हुए उसने मोइज़ की तरफ तवज्जो की। पापा को खुद भी बहुत शौक है। पता नहीं कहाँ-कहाँ से किताबें लाते हैं। उनकी देखा-देखी मुझे भी आदत पड़ गई। वो मोइज़ को बता रही थी और मोइज़ एक बार फिर गौर से उसे देख रहा था। वो गड़बड़ाई, लेकिन फौरन ही काबू पा लिया। मेरी कलेक्शन में तुम्हें कोई बुक पसंद आई? मोइज़ ने पूछा। हाँ, अच्छी है, सभी अच्छी है, उसने बात बनाई। उसी लम्हे रबिया की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। मोइस को अब तक उसकी आमद के मुतालिक बताया नहीं गया था, इसलिए वो हैरानी से उसे देख रहा था। आहा! रबिया बीबी आई हैं।
तला ने ख्वामख्वाह गर्मजोशी दिखाई, जिस पर दादी ने उसे घूर कर देखा। पता है रबिया, मैंने रात आपको ख्वाब में देखा था, तला ने रबिया को बताया। आयतुल कुर्सी पढ़कर क्यों नहीं सोए थे? गाजी ने कुछ टपटते हुए उसकी तरफ देखा। सभी उसकी बात पर हंसे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हंसी दादी को आ रही थी। आज उन्हें अपने इस पोते पर दिल खोल कर प्यार आया। बज़ाहिर तो रबिया ने भी इस मजाक को एंजॉय किया था, लेकिन सारिया का ख्याल था कि वो अंदर ही अंदर तिलमिलाई थी। क्या हो रहा है? रबिया ने कुर्सी संभालते हुए हाजरीन पर नजर दौड़ाई, जो सब पर से होती हुई मोइज और सारिया पर आकर रुक गई। चाय पी जा रही है जनाब, और चाय की एक प्याली पर अदब पर सेर हासिल गुफ्तगू करने का इरादा है। गाजी ने उसे इत्तला दी। बहुत खूब, कौन कर रहा है ये गुफ्तगू? रबिया ने अदाए बेनियाजी से पूछा। अरे आपको नहीं पता, दो ही तो लोग हैं हमारे घर में जिनकी दिलचस्पियां और शौक एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। एक अपने मोइज भाई और दूसरी सारिया। गाजी ही एक बार फिर बोला। लिटरेचर से तो मुझे भी बहुत दिलचस्पी है। रबिया ने फौरन अपना नाम भी फहरिस्त में शामिल कराया। इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू? सारिया ने पूछा। मुझे तो दोनों में ही दिलचस्पी है, लेकिन आपको गालिबन इंग्लिश लिटरेचर पसंद होगा। रबिया ने अपनी पसंद बताने के साथ-साथ उसकी पसंद भी जानना चाहिए। इनफैक्ट उर्दू लिटरेचर पढ़ने का तो कोई खास मौका ही नहीं मिला। सारिया ने लहजे में थोड़ा-सा शर्मिंदगी का उनसर पैदा किया। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के साथ-साथ फ्रांसीसी और रूसी लिटरेचर का थोड़ा बहुत मुतालिया ज़रूर किया है। उसकी बात मुकम्मल होते ही रबिया के चेहरे का रंग थोड़ा-सा बदला। रूसी लिटरेचर पढ़ा है तो टॉल्स्टॉय को तो लाज़िमन पढ़ा होगा। कैसा लगा? रबिया ने फ्रांसीसी लिटरेचर का तो ज़िक्र ही गोल कर दिया। हाँ, काफ़ी तसानीफ़ पढ़े उनके, तकरीबन सारी ही अच्छी हैं। सारिया बात उसी मोहतात अंदाज में शुरू करती थी। मेरा तो ख़्याल है तमाम रूसी अदीबों में जो मकाम टॉलस्टॉय को हासिल है, वो उनसे पहले और बाद में किसी और अदीब को हासिल नहीं हुआ। रबिया ने तबसरा किया। नहीं खैर, आप ये नहीं कह सकती। आपने ग़ालिबन ल्यूचूफ़ को नहीं पढ़ा। सारिया ने फ़ौरन ही फ़र्ज़ी नाम तराशा। ल्यूचूफ़ का अलमिया ये है कि उसे अपनी ज़िंदगी में कोई मकाम नहीं मिला। ख़ासी कस्मपुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुज़ारी। आखिर दिनों में तो गुर्बत के साथ-साथ बीमारी भी उस पे हमलावर हो गई थी। लेकिन ऐसे हालात में भी उसने जो कुछ लिखा, खूब लिखा। मैं तो हैरान हूँ, अदब पे नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं दिया गया? और जहाँ तक टॉलस्टॉय का ताल्लुक है, मैं मानती हूँ वो बड़ा अदीब है। लेकिन हर शख्स जिसने चाहे टॉलस्टॉय को पढ़ा हो या नहीं, उस पर बात कर सकता है। लेकिन ल्यूचोव पर सिर्फ़ वही बोल सकता है जिसने रूसी अदब को उसकी गहराइयों तक पढ़ा हो। चोट डायरेक्ट रबिया पर थी। वो अंदर ही अंदर तिलमिलाई ज़रूर, लेकिन हार मानने वाले वो भी नहीं थी। वैसे तुम ठीक कह रही हो, ल्यूचू का अपना एक मकाम है। अगरचे मैंने उसे मुकम्मल तो नहीं पढ़ा, सिर्फ 2-4 बुक्स ही पढ़ी हैं, लेकिन मैं भी उससे इम्प्रेस हो गई थी। रबिया ने कहा तो उसका दिल चाहा अपनी कामयाबी पर कहकहे लगाए। फिर उस दिन 2 घंटे तक सारिया ने वो इंग्लिश, रूसी और फ्रांसीसी अदीब, शायर, ड्रामा निगार और नावल निगार तख्लीक किए, जो दुनिया 2 सदियों में भी न कर सकती थी। इंग्लिश अदब का ज़िक्र आया तो शेक्सपियर का मुकाबला ब्रायन नीडम से किया, और ब्रायन नीडम को किसी न किसी तरह शेक्सपियर के हमपल्ला बनाकर दम लिया। ये अलग बात कि ब्रायन नीडम लंदन में उनके हमसाये में रहने वाले उस मरनजान मरंज बूढ़े अदीब का नाम था, जिसे उसकी बीवी भी अदीब मानने पर तैयार नहीं होती थी। अजीब सनकी सा बूढ़ा था, जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उसकी वाहिद किताब, जो खुशकिस्मती से छप चुकी थी, कोई पढ़ ले। बहरहाल कुछ देर की बहस के बाद वो रबिया के मुंह से भी ब्रायन नीडम की तारीफ सुन रही थी। वो ऐसी लड़की थी जो किसी भी सूरत किसी दूसरे को अपने से बरतर नहीं मान सकती थी। तो ये उनके इस दिन उस दिन की नशस्त का अहवाल था, जिसमें अदब पर खासी पुरमगज़ गुफ्तगू की गई थी। गुफ्तगू वाक़ई पुरमगज़ थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कमाल सारिया के मगज़ का ही था। उस रोज़ रबिया ढीले-ढाले कदमों से वापस गई थी। गाज़ी ने मोइज़ से नज़र बचा के विक्ट्री का निशान बनाया था। अब उम्मीद थी कि रबिया 1 हफ़्ते तक ही आएगी, इसलिए उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी। एक बार फिर सैर-सपाटे शुरू हो गए। उन लोगों के अंदाज़े कितने दुरुस्त होते हैं, उसका यकीन सारिया को उस रोज़ हुआ जब ठीक 1 हफ़्ते बाद रबिया की एक बार फिर तशरीफ़ आवरी हुई। इस दफ़ा रबिया ने अपनी ज़ाहिरी हालत भी तब्दील की थी। कॉटन के स्टाइलिश से सूट में मलबूस नए हेयर स्टाइल के साथ खूबसूरत ग्लासेस लगाए वो गाड़ी से बरामद हुई थी। वाओ! बड़ी प्यारी लग रही हैं। सलाम दुआ के फ़ौरन बाद सारिया ने तारीफ़ कर डाली, जिसे रबिया ने अपना हक़ समझते हुए वसूल किया। ग्लासेस बड़े प्यारे हैं। आज तो सारिया रबिया को खुश करने की दर पे थी। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आए थे। मेरे मामू पिछले दिनों अमेरिका से आए थे, वही लेकर आए थे, ढेर सारे ग्लासेस। सभी स्टाइल में एक से बढ़कर एक है। रबिया ने अमेरिका का नाम ख़ास तौर पर लिया ताकि मालूम हो जाए कि ग्लासेस इम्पोर्टेड हैं। अच्छा, अमेरिका के हैं? सारिया मसनूई सादगी से बोली। मेरा ख्याल था इटली के ग्लासेस फैशन में हमेशा से इन रहे हैं। अकेडो, स्फेलो, क्रिश्चियन डेसर स्टाइल में एक से बढ़कर एक है। रबिया ने तो सिर्फ ढेर सारे ग्लासेस का बताया था। सारिया ने किस्में गिनवा दी, और ये पहला सच था जो उसने रबिया से बोला। खूबसूरत ग्लासेस उसे हमेशा अट्रैक्ट करते थे। आज बाकी लोग नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? रबिया ने मौजू बदलने की जरूरत समझी थी। वाकई आज लॉन में सिर्फ सारिया थी।
वो भी अभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर गेट खोलने आई थी। सब लोग मैच देख रहे हैं फुटबॉल का और मोइज़ भाई मेरा ख़्याल है अपने कमरे में है। अभी कुछ देर पहले ऑफ़िस से आया। उसने सबके साथ मोइज़ का भी बता दिया। शुक्र है मोइज़ घर पर है। रबिया को दिल ही दिल में इत्मीनान हुआ। तुम नहीं देखती मैचेस वग़ैरह? अब वो रिलैक्स होकर बैठ गई थी। देखती हूँ लेकिन आज का मैच काफ़ी बोर है। फर्स्ट हाफ़ तो मैंने देखा था, बिल्कुल वन साइडेड खेल हो रहा था। उससे ज़्यादा थ्रिलिंग तो क्लब मैचेस होते हैं, सारिया ने बताया। आप नहीं देखती फुटबॉल? वो रबिया को पटरी पर लाना चाह रही थी। आज तो खुशकिस्मती से ऐसे मौजू पर बात शुरू हुई थी जिसमें सारिया की ज़ाती दिलचस्पी भी थी। बस कभी-कभार देख लेती हूँ। कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वर्ल्ड कप जैसा अहम इवेंट हो तो फिर भी देख लेती हूँ, लेकिन क्लब मैचेस तो बिल्कुल नहीं देखती। मेरा छोटा भाई है ना, वो 24 घंटे रिमोट हाथ में लिए टीवी के आगे बैठा चैनल बदलता रहता है। कोई और हॉबी तो उसकी है ही नहीं, इसलिए वही देखता है, ये क्लब मैचेस वगैरह। रबिया ने अपने मैट्रिक में ज़ेर तालीम भाई का हवाला देकर सारिया को भी इमेच्योर साबित करना चाहा। अरे आप भी कभी देखें फारिग वक्त में कोई क्लब मैच, बहुत मजा आएगा। छोटे-मोटे क्लब्स की बात दूसरी है, लेकिन जो बड़े क्लब्स हैं, उनके मैचेस का क्राउड ही इतना जबरदस्त होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इंटर मिलान वगैरह सब मेरे फेवरेट क्लब हैं। उनका तो कोई भी मैच मैं मिस नहीं करती। अल्लाह भला करे पीटीवी के एंकर पर्सन डॉक्टर असजद बुखारी का, जिसने वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान इतनी दफा इन क्लब्स का हुदूद अरबा बताया था और इन क्लब्स के खिलाड़ियों का इतना जिक्र किया था कि सारिया जैसी लड़की के नाकिस मालूमात में भी खासा इजाफा हो गया था। वो दिल ही दिल में डॉक्टर असजद बुखारी की ममनून हो रही थी, जो 1 घंटे की बातें 15-20 मिनट की कलील अरसा में करने की खास महारत रखते थे। रबिया को वाकई फुटबॉल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मौजू तब्दील करते हुए सारिया से मोइज के बारे में दरियाफ्त किया। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। सारिया ताबेदारी से फौरन उठ खड़ी हुई, अंदर जाकर मोइज को रबिया का पैगाम दिया, फिर खुद किचन में आ गई। जितनी देर में उसने चाय बनाई, मोइज लॉन में पहुंच चुका था। चाय बनाते बनाते वो किचन की खिड़की में से एक नजर मोइज और रबिया पर भी डाल रही थी। पहले तो दोनों मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन जब वो चाय और दीगर लवाजमात से लंदी फंदी लॉन में पहुंची तो गुफ्तगू सियासत जैसे खुश्क मौजू पर हो रही थी। मोइज ने हैरानी से पुरतकल्लुफ चाय की तरफ देखा। आज से पहले कभी रबिया के लिए इतना एहतमाम नहीं हुआ था, सो हैरत लाजमी थी। ये तजवीज़ सूबिया की थी, रबिया के सामने खाने की ढेर सारी चीज़ें रखना और फिर गुफ्तगू के दौरान उनको ज़बरदस्ती खिलाती हुई रहना। जितनी देर वो खाएँगी उतनी देर चुप रहेंगी। इस तरह तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ सोचने के लिए टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। सूबिया की इस तजवीज़ को सबने सराहा था। हाँ, तो मोइज़ बताओ ना, पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट्री निज़ाम बेहतर रहेगा या प्रेसिडेंशियल? चाय के सिप लेते हुए रबिया बीबी ने मोइज़ से यूँ पूछा जैसे जो निज़ाम मोइज़ मंज़ूर करेगा मोहतरमा वही मुल्क में नाफ़िज़ करवा देंगी। जवाब में मोइज़ दोनों निज़ामों के अहम पॉइंट डिस्कस कर रहा था। सारिया इस दौरान रबिया को मुख्तलिफ चीज़ें सर्व करने में लगी रही। सारिया तुम बताओ हमें इन दोनों में से कौन-सा सिस्टम सूट करेगा? मोइज़ के चुप होते ही रबिया सारिया से पूछ बैठी। उसकी खामोशी को इस मैदान में उसका अनाड़ीपन समझते हुए रबिया ने उसे घेरना चाहा था। अगर कोई और सारिया से ये सवाल करता, वो कुछ न बोल पाती, लेकिन पिछली चंद मुलाकातों में वो रबिया पर इतना रोब डाल चुकी थी कि अब हर टॉपिक पर बोल सकती थी। मेरा ख़्याल है दोनों ही ठीक नहीं है। उसने एक ही जुमले में दोनों को रद्द कर दिया। दोनों ठीक नहीं है तो तुम्हारे ख़्याल में क्या ठीक है बादशाहत? रबिया ने उसकी हँसी उड़ाई। ये मैंने कब कहा? इनफैक्ट मैं यहाँ के निज़ाम से इतनी वाकिफ़ तो नहीं हूँ कि खुलकर राय दे सकूँ। लेकिन मेरे ख़्याल में किसी भी इस्लामी मुल्क के लिए बेहतरीन निज़ाम वही है जो इस्लाम के ऐन मुताबिक हो। उसने सादा सहल पेश किया, जैसा कि अफ़गानिस्तान में था। रबिया ने फिर मज़ाक उड़ाते हुए कहा, नहीं, जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुलफाए किराम के दौर में था। उसने मजबूत लहजे में कहा तो आगे से रबिया को एक भी लफ्ज़ कहने की हिम्मत नहीं हुई। दैट्स राइट, मोइज़ ने फ़ौरन इत्तेफ़ाक किया। शुक्र है खुदा का, वक़्त पर क्या मुनासिब जवाब सूझा था। सारिया ने फ़ौरन दिल में अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा किया। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। रबिया दाना-दाना करके नीम को मुँह में डालती रही। मोइज़ चाय के सिप लेता रहा और ये मुलाकात यूँ ही इख्तिताम पज़ीर हो गई। लेकिन उसके नतीजे में सारिया को सारे कज़िन्स में खूब पज़ीराई नसीब हुई। तुम कब वापस जाओगी? रबिया जाते-जाते यूँ ही पूछ गई, लेकिन सारिया जानती थी कि असल में वो पूछना चाह रही है, जब तुम दफ़ा होगी तभी मेरी दाल गलेगी। जवाब में उसने ये कहकर कि मेरा तो अभी कोई इरादा नहीं, उसका खून थोड़ा-सा और जला डाला। अब तुमने सुकून से नहीं बैठना, अभी रबिया के तरकश में और तीर बाकी है, उसका एक फ़ेवरेट टॉपिक अभी बाकी रहता है। गाज़ी ने उसे मुतमईन देखकर डराया, अब क्या रह गया? ईमान से, मैं तो वापस इंग्लैंड जाते-जाते मोइज़ भाई की तरह ही इंटेलेक्चुअल बन जाऊँगी, उसे फ़िक्र हुई। अब रह गए इंटरनेशनल अफ़ेयर्स, जिनमें तुम्हारी गप मारने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तलहा ने भी लुकमा दिया। फिर अब क्या करें? सूबिया को भी तशवीश हुई। अब मैं तुम्हें रोज़ाना ताज़ा-ताज़ा मैगज़ीन्स और अखबार लाकर दूँगा। फालतू वक़्त में तुम सीएनएन, बीबीसी और दीगर गैर मुल्की चैनल देखोगी। तुम देखना तो सही, 1 हफ्ते में ही इंटरनेशनल अफ़ेयर्स में इतनी ताक हो जाओगी कि न्यूज़ नाइट में तलत हुसैन की जगह तुम्हें लेते हुए
टीवी वाले फख्र करेंगे। गाजी ने सरासर मुबालिगा आराई से काम लिया, जिस पर सारिया ने गहरा सांस लेते हुए खुद को ढीला छोड़ दिया। गाजी ने अपनी बात पर अमल करते हुए 2-4 दिन तक उसे वाकई काम से लगाए रखा, लेकिन ये सारिया जफर के बस की बात नहीं थी। एक दिन तो वो भड़क ही उठी जब गाजी उसे फ्रांस के इंतखाब के बारे में ब्रीफ कर रहा था। क्या मुसीबत है भाई, मैं नहीं कर रही मजीद कोई ड्रामा। याक शिरक जीत गया, लीपेन हार गया। याक शिरक की हिमायत में कौन है? लीपेन किन की वजह से हारा है? और तो और 2 दिन से लीपेन के पालतू चूहे के मुतालिक भी तुम मुझे रटवा रहे हो। वाकई वो सही कह रही थी। 2 दिन कबल गाजी ने उसे एक आर्टिकल पढ़ने को दिया था जिसमें फ्रांसीसी सदर याक शिराक के मुकाबिल उम्मीदवार लीपेन के पालतू चूहे का जिक्र था। उसने सारे अखबारात लपेट कर रख दिए। वैसे भी अब मैं जाने वाली हूँ। जितनी कोशिश मैंने मोइस भाई को रबिया से बचाने के लिए की है, इतनी जिंदगी में किसी और चीज के बारे में नहीं की। अब अगर मोइस भाई खुद ही अंधे कुएं में छलांग लगा दें, तो हम कब तक उन्हें रोकेंगे? उसने कतियत भरे लहजे में कहा तो सभी खामोश हो गए। वाकई वो सही कह रही थी। मेरे जाने में 2-4 दिन रह गए हैं। अब हमें एंजॉय करना है। और इतने दिनों से मैं दादी के पास भी फुर्सत से नहीं बैठी। कहाँ है दादी? मैं उनके पास जा रही हूँ। वो बात मुकम्मल करते ही उठ खड़ी हुई। उसकी वापसी की सीट हो गई थी। 4 दिन बाद उसकी रवानगी थी। ये 4 दिन खैरियत से गुजर गए और रबिया की आमद ना हुई। और यूं उसकी रवानगी का दिन आ पहुंचा। रात की फ्लाइट थी। दादी सुबह ही से उदास हो रही थी। उदास तो सभी हो रहे थे। कितनी ही दफा दादी ने उसे पास बुलाकर गले से लगाया। इस दफा तो तेरा बाप भी नहीं आया, उन्होंने दिल गिरफ्ता से अंदाज में सारिया से कहा। आप फिक्र ना करें दादी, अभी तो वो बिजनेस में कुछ मसरूफ थे, लेकिन मैं जाते ही उनको पाकिस्तान भिजवाऊंगी कि मेरी प्यारी दादी आपके लिए उदास हो रही है, उनसे मिल कर आए। उसने उन्हें बहलाना चाहा। एनी, सूबिया और फायजा आज किचन में मसरूफ थी। आज आखिरी दिन उसके लिए एक बार फिर शानदार दावत का एहतमाम हो रहा था। उसने कितनी ही दफा मना किया कि आज तो मैं तुम्हारे साथ सारा दिन गुजारना चाह रही थी, और आज तुम लोग किचन में घुस गए, लेकिन आज उसकी एक ना सुनी गई। दोपहर के खाने पर सब ही शरीक थे। दोनों चचा भी घर पर ही थे, और तो और मोइज भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। सब हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सब उदास थे। सारिया की फ्लाइट 9 बजे की थी, लेकिन दादी ने 5 बजे ही जल्दी जल्दी का शोर मचा दिया। कमाल है दादी, एक तरफ तो आपका मुझे भेजने को दिल नहीं कर रहा, दूसरी तरफ 4 घंटे पहले ही निकालना चाह रही हैं। हाँ, बस अफरा तफरी में निकलना ठीक नहीं होता। और तुम कौन सा अभी जा रही हो? घर से निकलते निकलते काफी टाइम लग जाता है। वो उसी लहजे में बोली। और वाकई जहाँ 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वहाँ 4 घंटों की क्या हैसियत थी। दादी बहुत आजर्दा हो रही थी। इस उम्र में जिंदगी से मुताल्लिक खदशात तो वाकई सताते रहते हैं। अब भी उसे गले लगाए रो रही थी कि जाने दोबारा देखना नसीब हो भी या नहीं। वो भी उनकी मेहरबान बाहों में कैद होकर जोरों शोर से रोने लगी। बाद में चच्चियों और आखिर में ऐनी, फायजा और सूबिया से मिलकर रोने के प्रोग्राम में शिद्दत आए जा रही थी। गाजी ने उन सबको डांट कर अलग किया। क्या बात है, दोबारा नहीं आना जो इस तरह रो रही हो? उसने सारिया को घूर कर देखा। देखें दादी, गाजी मुझे डांट रहा है। उसने मुंह बिसूरा तो सब ही रोते रोते हंस दिए। तुम चलो, देर हो रही है। गाजी ने उसका बैग उठाया। बाकी सामान तला पहले ही गाड़ी में रख चुका था। दोनों चचा चच्चियों ने और दादी ने घर में ही खुदाफिज कह दिया था। यंग पार्टी उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रही थी। सब पोर्च में खड़े थे। जब मोइज बरामदे की सीढ़ी उतरता, आस्तीन फोल्ड करता उधर ही चला आया। गाजी, गाड़ी की चाबी दो। उसने गाजी से चाबी मांगी। गाजी हैरान होकर उसकी शक्ल देखने लगा। क्या उन्हें नहीं मालूम कि हम सारिया को छोड़ने जा रहे हैं? मोइज भाई, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, सारिया की आज फ्लाइट है। एनी ने इत्तला देने की कोशिश की। कौन छोड़ने जा रहा है? मोइज ने गाजी के हाथ से चाबी ले ली थी। हम सब, वो एक जबान बोले। ये कोई सियासी लीडर है जो पूरा जुलूस रुखसत करने जा रहा है? मुझे उसी तरफ जाना है, मैं इसे भी छोड़ दूंगा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। मोइज भाई, सिर्फ छोड़ कर नहीं आना, प्लेन के टेक ऑफ करने तक वहीं रहना है। एनी ने एक बार फिर अकलमंदी दिखाई। मोइज ने उसे घूर कर देखा। बैठो सारिया, उसने सारिया से कहा, जो इस नई उस्ताद पर हैरान परेशान खड़ी थी। उसके बैठते ही मोइज ने भी नशस्त संभाली थी। एनी की आंखों में अचानक चमक आ गई। रुके मोइज भाई, अपनी गाड़ी की चाबी तो हमें देते जाएं। उसने खिड़की पर झुकते हुए मोइज से उसकी गाड़ी की चाबी मांगी। मेरे कमरे में साइड टेबल पर रखी है, लेकिन जाना कहाँ है? चाबी इग्निशन में घुमाते वो उससे पूछ रहा था। बस जाना है कहीं। वो मुस्कुराई। सारिया समझ गई थी कि ऐनी जिंदगी में पहली मर्तबा गाजी की शर्त जीत चुकी है। अब गाजी की जेब ढीली करवाने का इरादा होगा। अभी ये गुफ्तो शनीद हो रही थी कि गेट के बाहर दूसरी गाड़ी आकर रुकी। ओ रबिया, सबके मुंह से एक साथ निकला। एनी को लगा अब वो शर्त हार जाएगी। मोइज यकीनन गाड़ी से उतरकर रबिया की तरफ ही जाएगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वह हैरान थी जब मोइज ने तेजी से गाड़ी गेट से निकाली। रबिया, तुम बैठो, एनी सूबिया वगैरह तुम्हें कंपनी देंगी, मैं काम से जा रहा हूँ। उसने एक लम्हे के लिए गाड़ी रबिया की गाड़ी के बराबर रोकी थी, फिर फौरन आगे बढ़ा ली।
इस सूरत-ए-हाल पर गाज़ी 1000 तो क्या 5000 भी कुर्बान कर सकता था। इधर सारिया उसका इस काया-पलट पर हैरान थी। बहरहाल सर झुकाए वो इन्हीं सब लोगों के मुताल्लिक सोच रही थी जिनको पीछे छोड़कर जा रही थी। बहुत उदासी हो रही है जाते हुए। विंड स्क्रीन से नज़रें हटाकर मोइज़ ने उसकी तरफ देखा। नहीं होनी चाहिए। सारिया ने उल्टा उसी से सवाल किया। तुम रो क्यों रही थी? मोइज़ ने जवाब देने के बजाय एक और सवाल किया। जर्मनी वर्ल्ड कप हार गया है ना इसलिए रो रही थी। वो चिढ़कर बोली। जब वजह उसे मालूम थी तो क्यों पूछ रहा था? वो बहुत महज़ूज़ हुआ इस जवाब से। यहाँ से जाते हुए तुम रो रही हो, तुम्हें रुखसत करते हुए सब घर वालों का बुरा हाल है, लिहाज़ा मैंने सोचा है तुम्हें मुस्तकिल यहीं आ जाना चाहिए। इस दफ़ा मोइज़ की नज़रें सामने सड़क पर थीं। काश ऐसा हो सकता, मैं तो पापा से कहती हूँ लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं इतनी मेहनत से ये बिज़नेस सेट किया है, अब कैसे छोड़ दूँ? उसने बेचारगी से कहा। तुम्हारे पापा तो नहीं मानते लेकिन मैंने रात को अम्मी से बात की थी, वो तो राज़ी हो गई, न सिर्फ़ वो बल्कि अब्बू और दादी भी मान गए। वो बदस्तूर सामने देख रहा था, किस बात पर? सारिया ने हैरान होकर रुख मोइज़ की तरफ किया। अंदर कहीं खतरे की घंटी बजी थी। तुम्हें अपनी बहू बनाने पर। मोइज़ ने उसकी तरफ देखा। ओह गॉड! वो शर्माती तो क्या परेशान हो गई। मोइज़ भाई किसी इंटेलेक्चुअल को ही बीवी बनाएँगे। इर्द-गिर्द कहीं ऐनी की आवाज़ फैली थी। वो अपने से कम किसी लड़की पर तो राज़ी ही नहीं होंगे। ये अल्फाज़ गाज़ी के थे। ये मोइज़ भाई मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं तो रबिया को इम्प्रेस करना चाहती थी। उनका तो ख़्याल ही नहीं आया था। वो मुस्तकिल सोचे जा रही थी। मुझे इनकी गलतफ़हमी दूर कर देनी चाहिए वरना बाद में तो सर पकड़ कर रोएँगे। उसके दिल ने पहला अक्लमंदी का फ़ैसला किया। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मोइज़ ने उसकी खामोशी महसूस करते हुए उससे कुछ सुनना चाहा। एक्चुअली मोइज़ भाई, उसने खंगार कर बात शुरू की, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। उसने मोइज़ को समझाना चाहा। क्या मतलब? क्या तुम सारिया ज़फ़र नहीं हो? उसने मसनूई हैरानी का इज़हार किया। वो तो हूँ, वो झुंझलाई। लेकिन मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। मुझे तो किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। अब कि उसने ज़रा ज़्यादा वज़ाहत की। मेरे बारे में तो पता है ना? मोइज़ के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। अभी भी नहीं समझे? उसने दोबारा हिम्मत बाँधी। मोइज़ भाई मैं तो गप्पे मारती थी, मैं 100% सच कह रही हूँ, ना मुझे लिटरेचर से दिलचस्पी है, ना सियासत से, मुसव्विरी से तो बिल्कुल भी नहीं। इंटरनेशनल अफ़ेयर्स के बारे में सिफ़र हूँ, कंप्यूटर पर सिर्फ़ गेम खेल सकती हूँ या ईमेल चेक कर लेती हूँ। पढ़ाई में भी एवरेज हूँ, वो तो सब ड्रामा था, जो मैंने गाज़ी और एनी वग़ैरह के कहने पर किया था। वो अपना पोल खोलते हुए शर्मिंदा हो रही थी। मालूम है मुझे, मोइज़ इत्मीनान से बोला। जी? उसने हैरत से आँखें फैलाई। तुमने ही बेवकूफ़ समझ रखा था, वरना मुझे तो उस रोज़ ही अंदाज़ा हो गया था जब तुमने मेरी लेटेस्ट बुक्स को मज़े से आउटडेटेड कहा था। और तो और एक रोज़ अपने पापा की फ़र्ज़ी लाइब्रेरी और उनके इल्मी ज़ौक़ के कसीदे पढ़े थे। आई एम सॉरी लेकिन दादा जान के बकौल इल्म व अदब के मामले में उनके तीनों बेटे बिल्कुल सिफ़र हैं। सिर्फ़ कारोबार में ज़हन चलता है उनका। अपनी ज़िंदगी में ये बात वो ठंडी आहें भर-भर के दिन में 10 मर्तबा मुझसे किया करते थे। और माफ़ करना अंकल जो कि जवानी में किताबों से दूर रहे, बुढ़ापे में उन पर ऐसी क्या उफ़्ताद आन पड़ी कि वो इल्म और अदब के सबसे बड़े दिलदादा हो गए। मोइज़ बोल रहा था और उस पर घड़ों पानी पड़ रहा था। और फिर ये कि पहले दिन तो बरतानिया के बारे में तुम्हारी मालूमात मादरे मल्का और मल्का एलिज़ाबेथ से आगे न बढ़ी, जबकि बाद में दुनिया भर के मौज़ूआत पर बोलने की नौबत आ गई। वैसे मेहनत तुमने खूब की थी। मोइज़ शायद उसे सराह रहा था या पता नहीं, ये सब बातें करने का क्या मकसद था, उसे समझ नहीं आया। आपको सब पता था, फिर आपने कभी मुझे टोका क्यों नहीं? ये भी उसकी नज़र में मोइज़ का कसूर था। टोका इसलिए नहीं कि एक तो मैं उस सारी सिचुएशन को एन्जॉय कर रहा था, दूसरा ये कि मैं नहीं चाहता था कि रबिया के सामने तुम शर्मिंदा हो। वो साफ गोई से बोला। इन सब बातों के बावजूद आप कह रहे हैं कि मुझसे हाँ, क्या मुझसे बात मुकम्मल करो शाबाश। मोइज़ ने मुस्कुराहट रोकते हुए हौसला बढ़ाया। फिर आप मुझसे शादी का क्यों कह रहे थे? इससे ज़्यादा बर्दाश्त उसमें नहीं थी, लिहाज़ा फ़ौरन पूछ लिया। थे से क्या मुराद है? अब भी कह रहा हूँ शादी करूँगा तुमसे, लेकिन क्यों? सारिया अब झुँझलाने लगी थी। बस ऐसे ही दिल चाह रहा है एक बेवकूफ़ लड़की से शादी करने को। इतने खुलूस से तुमने मुझे रबिया से बचाने की कोशिश की थी। अब मैं भी एहसान का बदला चुका रहा हूँ, वरना तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की से और कौन शादी करेगा? मोइज़ सरासर उसे चिढ़ा रहा था। ठीक कह रहा हूँ ना? मासूमियत की इंतहा थी, उससे दरियाफ़्त किया जा रहा था। बहरहाल तुम लंदन पहुँचो, मैं भी कुछ अरसा बाद तुम्हारे पास आऊँगा। अब वो अपना प्लान उसे बता रहा था। सारिया ने इस्तेजाबिया नज़रें उसकी तरफ उठाई। भई ब्रायन नीडम से मिलने आऊँगा, आखिर शेक्सपियर के मुकाबले का ड्रामा निगार है ना। और एक और बात, शादी के बाद हनीमून के लिए हम रूस जाएँगे, लियोचूफ की कब्र पर जाएँगे, उसका वो तारीखी घर देखेंगे जो उसकी ज़िंदगी में तो खंडर था, लेकिन अब शानदार हैसियत इख्तियार कर चुका है। और बाद में पाकिस्तान वापस आकर रबिया पर रोक डालेंगे कि किन-किन मशाहिर से मिलकर आ रहे हैं। हाँ, वो आर्ट गैलरी तो रह ही गई, जो पेरिस की द लूव्र के मुकाबले
की है। क्या नाम था भला? वो बज़ाहिर संजीदगी से पूछ रहा था, लेकिन आँखों में शरारत साफ नज़र आ रही थी। सारिया को बड़ी ज़ोर की हँसी आई, जिसे छुपाने के लिए उसने सर झुका लिया। ऐसे मौक़ों पर तो शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन उसे हँसी आ रही थी और उसकी हँसी की जलतरंग मोइज़ के अंदर तक फैल गई थी। एक मुतमईन नज़र उसके खिलखिलाते चेहरे पर डालकर वो भी मुस्कुरा दिया था। ख़त्म शुद।